आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है। सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय। कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था, उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, डज ही हैज टू वेट फॉर 5 years टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ?
Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu Endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. The irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. We have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principal rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DOM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our ओके गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं. मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ हैं और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है. आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर, मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है. अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे. मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं. और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है. आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं. साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो सीडब्ल्यूसी संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे. जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं. उन फलाही कामों के लिए अगर इन अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए. 1 सेकंड भी नहीं फ्रूट कर रहा हूं 1 सेकंड के लिए. मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया. इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की. अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है. आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो. मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है. हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका. मैं माननीय सदस्य एनके प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं. ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है, तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है?
वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं। नो। और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। मैं अपनी जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहां पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहां पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहां पर कर रहे हैं। यहां पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी जब सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुलजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था। तभी इनको पता नहीं, इनको याद नहीं आया, तभी इनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आया, तभी इनको फेडरलिज्म याद नहीं आया। लेकिन आज इस देश में जब एक कानून से ये देश चलेगा तो अलग कानून की जरूरत यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर जुडिशरी पे, यहाँ पर कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है। मैं यहाँ पर इन लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा, इस बिल में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देने का काम सरकार ने किया है। मैं इनको 1986 में लेके जाना चाहूंगा कि जब शाहबानो को इस सदन ने न्याय देने का काम किया, उस न्याय को छीनने का काम, मुस्लिम महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम भी इन्होंने किया, इन्हीं कांग्रेस ने किया। और आज ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को पूरी अथॉरिटी यहाँ पर दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये देश जो है एक कानून पे चलता है। यहाँ पर इस देश में अलग अलग, जब भी 370 हटाया गया कश्मीर से तभी भी इन्होंने विरोध किया, जब भी 3 तलाक हटाया गया तभी भी इन्होंने विरोध किया, और आज फिर से जो है यहाँ पर विरोध करने का काम कुछ इन्होंने, सर खत्म कर रहा हूँ, चुनिंदा लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है आज इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी। एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में। वक्फ के जमीन को लेकर
85,000 से ज्यादा 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, और पूरे हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत करता हूँ, और आप भी जो है ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो बिल का समर्थन करें, और मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को जो पीछे ढकेलने का काम आप कर रहे हैं उसको फिर से मुस्लिम महिला हो, मुस्लिम बच्चे हो, मुस्लिम समाज हो, धन्यवाद उसको अध्यक्ष सपोर्ट करने महोदय। का काम करें। धन्यवाद। ये बहुत ही एक नाजुक विषय है, और सदन में जो पीड़ा आज सभी सदस्यों ने उत्पन्न किया है, मैं चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले। जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29, उसका संज्ञान ले। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है, और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं, और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है, क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। मोदी, एक बात मुझे आपसे कहनी है। आपने भी ये विषय उठाया था जब आप अपनी बात रख रहे थे, शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए। आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब ईडब्ल्यूएफ 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था। लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की, साथ साथ ओबीसी की जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है। वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने का काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। और साथ साथ एक जो मेरी पर्सनल है सर, अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने, हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था, और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर। जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें 1 मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में।
जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्लिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ